हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हमारा। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में। तो ये मेजरली आरबीआई का और यूपीएससी का सिलेबस रहता है, लेकिन ये आपका सीबीपीएफ, आरडीए या आईएफएससी में नहीं आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ में। तो सबसे पहले बात करें अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होगा। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट्स यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसे हमें यहाँ पर इन्फ्लुएंस करना है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरह उसे डेवलप करेंगे, कैसे यहाँ पर परफॉर्मेंस होनी चाहिए। तो किस तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट के एक्शंस, स्ट्रेटेजीज इन चीजों को डिफाइन कर रहे हैं, वही हमारे लिए एक पॉलिसी हो गई। तो प्राइमरी गोल क्या है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, कि आपको ना इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर लेकर आनी है, जॉब क्रिएशन करना है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना है, साथ में यहाँ पर ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस आपको शो करनी है विद द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। बेसिकली अगर किसी भी कंट्री में आज के टाइम में आप देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर ही प्रेजेंट है, तो आपको लगेगा कि नहीं यहाँ पर कोई खास डेवलपमेंट नहीं हो रहा, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि लो इकोनॉमिक कंट्रीज जो इतनी भी होती हैं, या फिर यहाँ पर आपकी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, वो आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज्यादा फोकस्ड है। तो हमें कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर पर काम करना पड़ेगा। ऑल्सो वी हैव सीन दैट ओवर द टाइम जो कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग में है, जो लोग यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर पर काम कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो हमें भी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना होगा। अलॉन्ग विद दैट हमें जॉब क्रिएशन पर काम करना होगा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमें अपनी ही खुद की कंट्री में करना होगा, और यहाँ जो ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस है इसको भी बढ़ाना होगा। तो इसीलिए कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड फोकस रहे हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के, जो कि यहाँ पर हर कंट्री के अपने अकॉर्डिंग होते हैं कि भाई उनका डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसा है, किस तरह से यहाँ पर चीजें ग्रो कर रही हैं, किस तरीके के यहाँ पर रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, एंड बाकी कंट्रीज से उनका रिलेशन कैसा है। तो अकॉर्डिंगली उनके इकोनॉमिक गोल्स और प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग उनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बदलती हैं। अब यहाँ पर कुछ इंटरवेंशंस भी देखने के लिए मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट्स क्या करती है, सब्सिडीज देती है। सब्सिडीज क्या होता है, गवर्नमेंट डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट फॉर्म में कुछ पैसे देती है जिससे प्रोडक्शन कम हो, सस्ता हो जाए। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू द बिजनेसेस ऑफर इन फॉर्म्स ऑफ ग्रांट्स दे दिए, टैक्स ब्रेक्स दे दिए, या फिर लो इंटरेस्ट लोन्स दे दिए। टैक्स इंसेंटिव्स होते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, टैक्सेस को कम कर देंगे बिजनेसेस के लिए अगर वो सर्टेन क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, जैसे हम स्टार्टअप्स के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या चाहेंगे कि वो आर&डी में अपना इन्वेस्टमेंट करें, या फिर न्यू वर्कर्स को यहाँ पर हायर करें। फिर आती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात। नाउ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट जो हो रही है रोड्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स में और बाकी सभी इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो हमारी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। Now talking about the protective regulations, you will see अलग अलग टैरिफ्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर टैरिफ्स लगा सकते हैं दूसरी कंट्रीज पर, या फिर कोटास होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं इंपोर्ट्स पर, जो कि डोमेस्टिक बिजनेस को शील्ड कर सकते हैं फ्रॉम कंपटीशन। नाउ वी विल सी दैट मेनी ऑफ द कंट्रीज स्पेशली चाइना हैज बीन इंपोर्टिंग मेनी थिंग्स एट अ वेरी चीपर रेट। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ा दे रही है, टैरिफ्स को बढ़ा रही है, जैसे यूएस ने इंडिया के ऊपर बढ़ाया। तो इससे हम अपने डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। रिसर्च एंड सपोर्ट, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी फंडिंग करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज या इंडस्ट्रीज में। जैसे अभी करेंटली अगर हम बात करें तो एआई में बहुत ज्यादा आपकी रिसर्च हो रही है ना। हमने देखा था कोविड के बाद में वैक्सीनेशन है, इन सब में भी हमने देखा कि हम अच्छी रिसर्च कर कर आगे बढ़ सकते हैं। नाउ गोल क्या होता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, वो एक्चुअली वेरी करता है, और यहाँ पर कुछ कॉमन गोल्स फिर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे हर एक कंट्री चाहेगी कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर हो, तो सपोर्ट करेंगे इंडस्ट्रीज को ताकि हाई ग्रोथ हो। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो हेल्प करता है जॉब्स को क्रिएट करने में और इकोनॉमी को बूस्ट करने में। एनहांस करेंगे कॉम्पिटिटिवनेस को, तो यहाँ पर हमारे पास में बिजनेसेस को हेल्प कर रहे हैं कि वो इन्वेस्ट करें आर&डी में। इसके अलावा न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करें। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो हैं वो यहाँ पर ज्यादा इफेक्टिवली कॉम्पीट कर सकती हैं मार्केट प्लेस में। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल करेंटली चाइना है, जिसने अपने लिए आर&डी में बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट किया, एंड अभी भी वो कर रहा है। एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एज ऑफ नाउ कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो उससे शोल्डर टू शोल्डर मीट कर पाए, ठीक है। देन यहाँ पर आती है बात क्रिएटिंग जॉब्स। तो इंडस्ट्रीज जो हैं
अब हम वो इंडस्ट्रीज को टारगेट कर रहे हैं जो कि न्यू जॉब्स क्रिएट कर सकती हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में हेल्प करता है। जैसे इंडिया मेजरली एमएसएमई में भी आपको बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे एमएसएमईज हैं जहां पर हम ज्यादा बूस्ट करना चाहते हैं, या फिर स्टार्टअप्स है, तो यही सिमिलर चीज होती है। इसके अलावा हम नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे अभी इंडिया ने बोला कि भाई हमें ना डिफेंस में मेक इन इंडिया लेकर आना है, और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो डोमेस्टिक होनी चाहिए, रेदर देन कि हम जो अपनी टेक्नोलॉजी है वो इम्पोर्ट करें। तो कहीं एक टाइम पर बात चलने लग गई थी कि जो हमारा HAL है उसको हम डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ ले आएंगे, तो यहाँ पर HAL वर्किंग टवर्ड्स प्रोड्यूसिंग डोमेस्टिकली और मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिकली। इवन यहाँ पर हमने देखा जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज आए, तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि डिफेंस में, एनर्जी में हमारे पास में यहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो कंट्री को सेफ रखने में हेल्प करे, तो इन इंडस्ट्रीज को हम ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। अब इंडिया की इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करते हैं, तो इसको हमने करेंटली 3 फेजेस में डिवाइड किया है। नाउ अब आपको ये शायद नहीं पता होगा कि कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या कह रही है, बट आपको ये पता है कि देश में अभी से अभी तक क्या क्या हुआ है। तो इंडिपेंडेंस से पहले कैसी चीजें थी, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, फिर यहाँ पर LPG आने के बाद में, LPG इरा के बाद में क्या सिचुएशन आई, तो वो सब आपको पता है। तो उसी को हम यहाँ पर 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर इंडिया जो है वो इंडस्ट्रियली कभी भी डेवलप्ड कंट्री नहीं रहा था, ठीक है। अब हम देखेंगे तो इंडिया क्या था, एक एग्रीगेरियन कंट्री था। हैंडीक्राफ्ट में यहाँ पर हम देख रहे थे कि काफी सुप्रीमेसी थी हमारी, जो कि अनमैच्ड थी एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। एंड यहाँ पर नेचुरल वेल्थ जो है हमारे पास अबंडेंस में थी, एंड इसी वजह से हमारी एक्सीलेंस देखी गई हैंडीक्राफ्ट्स में। इसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखें, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया था डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 1905 में, लेकिन जो एक्टिविटीज थी वो क्या कर रही थी, वो इस तरीके से थी कि भाई रॉ मटेरियल इंडिया से उठाओ, है ना, इंग्लैंड में जाकर उसको प्रोसेस कर फाइनल गुड्स बनाओ, और फिर वापस इंडिया में इंपोर्ट करो एट अ वेरी हाई रेट। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, फेवर कर रहे थे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इंग्लैंड की। इसके बाद में प्रिवेलिंग गवर्नमेंट जो है, इन्होंने बोर्ड ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है 1940 में उसको स्टैब्लिश किया, लेकिन यहाँ पर कोई खास आउटकम इसके भी नहीं मिले। 1945 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आएंगे, लेकिन फिर वहां पर वो भी नहीं आ पाई। इसके बाद में आपको पता ही है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रही थी। इसके बाद में क्या हुआ, 1945 में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी को ड्राफ्ट किया गया एज इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1946, लेकिन यहाँ पर ये ड्राफ्ट जो है काफी जल्दबाजी में हुआ था, तो ये जो न्यू लीडर्स थे इंडिपेंडेंट कंट्री के, वो इससे बिल्कुल खुश नहीं थे। तो इंडिया जो है वो एक साउंड इंडस्ट्रियल बेस अपना कॉलोनियल रूल में नहीं बना पाई। अब इसके लिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इंडिया जो है वो अपना, तो इंडिया को ना हमने एक नियर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जो है, ठीक है, बना दिया, वो भी रॉ मटेरियल्स का। इसके अलावा हमने यहाँ पर क्या किया, स्प्रॉलिंग मार्केट बना दिया इंडिया का फॉर द फिनिश गुड्स। तो इसके बाद में डिक्लाइन हो गया इंडिजिनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का, ये तो आपको पता ही होगा कि टेक्सटाइल यहाँ पर कितना बुरी तरीके से जो है क्या कहीं ना कहीं खराब कर दिया गया था, एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था, प्लस इंग्लैंड जो है उनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा। अब जो इंपोर्ट्स थे चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के ब्रिटेन से, वो भी बढ़ते चले गए। तो अब यहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर अगर हम बात करें 1990s तक, तो एग्जैक्टली क्या सिचुएशन हुई, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ब्रॉड कॉन्टूर्स निकाले गए, जिसमें कि हमने देखा कि पॉलिसी जो है वो अब जो स्टेट का रोल था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, एज एन एंटरप्रेन्योर और एज अथॉरिटी, दोनों ही यहाँ पर लेकर साथ में चल रहा था। जैसे आपने देखा इसरो आया, है ना, आपने देखा अलग अलग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया था, शुरू की गई बहुत सारी ऐसी कंपनीज, फैक्ट्रीज जो कि यहाँ पर हमारा जो देश है उसको आगे बढ़ा पाए। तो यहाँ पर एक तरीके से जो देन गवर्नमेंट थी उनका विजन था कि इंडिया को ना, जैसे जर्मनी है, जर्मनी क्या करता है, मेजरली मशीनरीज ये सब बेचता है, वैसा ही एक यहाँ पर नेशन बनाना है, दूसरा स्पेस टेक में लेकर जाना है। अब ये उस हिंदुस्तान की बात हो रही है जिसके पास में खाने के लिए पैसे भी नहीं थे, उस टाइम पर हम लोगों ने इस तरीके के एक्सपेंडिचर करे ताकि इंडिया जो है वो लॉन्ग टर्म में ग्रो कर पाए। तो इंडिया यहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर भी बन गया और एक अथॉरिटी भी बन गया, जो कि बाकी जो कंपनीज थी उनको कंट्रोल कर रहा था। सो हमने यहाँ पर क्या समझना है, हमने समझना है कि भाई ऐसा यहाँ पर हमारे जो कंट्री थी उसमें आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव इनैक्टमेंट हुआ इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट का।
अब यहाँ पर हमने क्या करना था, हमने एक यहाँ पर नेसेसरी फ्रेमवर्क तैयार किया जिसमें कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है और यूनियन गवर्नमेंट्स जो है वो डायरेक्ट करती हैं इन्वेस्टमेंट इनटू डिजायर्ड चैनल्स ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। जहां जहां वो चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट आए, वहां वहां पर वो इस इन्वेस्टमेंट को चैनलाइज करते हैं। तो मैकेनिज्म जो है लाइसेंसिंग का, ये नेशनल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स को क्या कर रहा है, यहाँ पर आपका बेसिकली लेकर चल रहा है। लाइसेंसिंग वगैरह हमने यहाँ पर डिसाइड किया कि अभी हम प्रोवाइड करना शुरू करेंगे, बट ऐसा एक साथ नहीं दे रहे थे, हम यहाँ पर एक पूरी मैकेनिज्म तैयार कर रहे थे। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 आती है जिसको अनाउंस किया गया 8 अप्रैल 1948 को, और हमने डिसाइड किया कि जो इंडिया है उसका एक मिक्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हम रखने वाले हैं। तो मिक्स इकोनॉमिक मॉडल में क्या होगा कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों रहेंगे, एंड यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा डिफेंस, रेलवे, पावर पर, स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा टेक्सटाइल, मेडिसिन पर, प्राइवेट सेक्टर जो है वो बाकी चीजों को देखेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहली इकोनॉमिक पॉलिसी थी जो 1948 में आई, क्योंकि 45 से 46 वाली जो थी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई, केवल ड्राफ्ट में ही रह गई थी। अब यहाँ पर मॉडल जो है वो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी का रखा, तो इंडस्ट्रीज जो थी उनमें गवर्नमेंट कंट्रोल भी देखा गया, जैसे कि सेंट्रल लिस्ट में कोल, पावर, रेलवे, सिविल एविएशन, आर्म्स, एम्यूनिशन, डिफेंस एक्सेट्रा था। ठीक है, अभी जैसे एटॉमिक एनर्जी हो गया, रेलवे हो गया, तो ये स्टिल हमारे क्या है, ये अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। स्टेट मोनोपोली की बात करें तो यहाँ पर स्टेट लिस्ट का जो आइटम था, जैसे कि पेपर, मेडिसिन, इसके अलावा मेडिसिन के अलावा आपका टेक्सटाइल, साइकिल्स, रिक्शास एंड टू व्हीलर्स, ये सब हमारे केस में आ गए, स्टेट मोनोपोली के अंदर आ गए। फिर आता है प्राइवेट सेक्टर। अब इन सब इंडस्ट्रीज को हटाकर जो भी इंडस्ट्रीज आपको समझ में आ रही हो वो सभी हमारे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए आ गई, लेकिन यहाँ पर कंपलसरी लाइसेंसिंग का प्रोविजन दिया गया। अब यहाँ पर क्या होगा, एक 10 साल का पीरियड दिया गया कि इस पॉलिसी को रिव्यू किया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद में यहाँ पर हमने आगे क्या देखा कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किसके थ्रू हो रहा था, आईडीआर एक्ट के थ्रू हो रहा था, दैट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। तो यहाँ पर पॉलिसी में एम्फेसाइज किया गया कि इंपॉर्टेंस क्या है स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज की। तो हमने क्या करना था, अपनी इम्प्लीमेंट करनी थी पॉलिसी को, तो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 पास किया। ये पास जो हुआ था आपका अक्टूबर 1951 में, जहां हमने डिसाइड किया कि हम कंट्रोल करेंगे और रेगुलेट करेंगे प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे इस एक्ट के, तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, सबसे पहले बात की गई कि रेगुलेट करेंगे इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन को हमारे 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिसाइड किया कि जो हमारे पास में इन्वेस्टमेंट और सारी चीजें रहेंगी वो हमारी अलाइन करेंगी FYP को। इसके बाद में हमें स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को बचाना है जाइंट एंटरप्राइजेस से। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, ऐसा ना हो कि यहाँ पर वो छोटी छोटी फिशेस को काट लें या फिर खा लें। देन आता है प्रिवेंशन ऑफ मोनोपोलीज। तो प्रिवेंशन ऑफ मोनोपोलीज हमें करना था, कंसेंट्रेशन करना था ओनरशिप का इंडस्ट्रीज में, यहाँ पर अगर सभी के हाथ में, ऐसा ना हो कि ये फ्यू हैंड्स में ही रह जाए, इस चीज का हमें ध्यान रखना था। साथ में हमें यहाँ पर कुछ प्रोविजंस लेकर आए कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग करनी है, गवर्नमेंट को पावर दी गई कि वो मॉनिटर और कैंसिल कर सकती है लाइसेंसेस को। तो बैलेंस ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट की बात हुई, रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस रखाए गए कि भाई किस तरीके से हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को कर्व करेंगे। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर इंडस्ट्रीज का मैंडेटरी किया गया, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, और एक्सपेंशन किया गया इन बिजनेसेस को जो कि हमारे पास में यहाँ पर जो भी बिजनेसेस ऑलरेडी थे, ठीक है, उनको भी बोला गया कि आप पहले लाइसेंसिंग लोगे और परमिशंस लोगे। इसके बाद में एग्जामिनेशन एंड मॉनिटरिंग की गई इंडस्ट्रीज की। तो जब लाइसेंसेस ग्रांट किए गए, इसके बाद में स्टेट की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई कि वो परफॉर्मेंस देखे इंडस्ट्रीज की कैसी है। अगर कभी भी उनको ये लग रहा है कि इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो अच्छी नहीं है, स्टैंडर्ड मीट नहीं कर पा रही है, अंडर यूटिलाइज कर रही है अपने रिसोर्सेज को, या एक्सेसिव प्राइसेस चार्ज कर रही है, तो गवर्नमेंट एक इंक्वायरी कमेटी भी बिठा सकती थी। इसके बाद में कैंसिलेशन भी गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया गया पावर, कि वो जो इंडस्ट्रियल यूनिट को इन्होंने यहाँ पर लाइसेंस दिया है वो उसे कभी भी यहाँ पर कैंसिल कर सकती हैं अगर उन्हें लगता है कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री एक रॉन्गफुल बिहेवियर में एंगेज्ड है। इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, दैट इज 1956। इसको बोला जाता है इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर इसे इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर इंडस्ट्रीज क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 5 ईयर प्लान्स को अडॉप्ट करने के बाद में ये सब स्टार्ट हो रही है आपकी।
तो इन्होंने उसको लेकर चले, सोशलिस्ट पैटर्न बनाया इन्होंने सोसाइटी का, और ये हमारा मैनलोबिस मॉडल जो था हैवी इंडस्ट्री वाला, उसके ऊपर बेस्ड थी। तो ये आपकी अनाउंस हुई अगेन 10 इयर्स के लिए, है ना। आफ्टर सीइंग इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसी, गवर्नमेंट डिसाइडेड कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 लेकर आएंगे, लेकिन 1948 आपकी 10 साल के लिए आई थी, इन्होंने इसको 8 साल ही चलाया। अब मेन रीजन यहाँ पर क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इंट्रोडक्शन हो गया था 1950, इंट्रोडक्शन ऑफ 5 ईयर प्लान हो चुके थे, अडॉप्ट करना था हमें सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी। तो मैलनोबिस मॉडल ऑफ ग्रोथ पर हम यहाँ पर जा रहे थे, जो कि हैवी इंडस्ट्रीज की बात करता है, और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 जो है उसके कुछ प्रोविजंस थे। जैसे सबसे पहले तो यहाँ पर इन्होंने बात की रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज को हमने 3 कैटेगरीज में डिसाइड किया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। तो शेड्यूल ए में हमारे पास टोटल 17 इंडस्ट्रीज रखी, जहां पर गवर्नमेंट की हमने मोनोपोली की बात की, ठीक है। अब मोनोपोली कहाँ कहाँ, डिफेंस में, एटॉमिक एनर्जी और आपका रेलवेज में। अच्छा, शेड्यूल बी में हमने रखी वो इंडस्ट्रीज जहां पर स्टेट और प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो सकता था, एंड शेड्यूल सी में हमने वो कंपनीज रखी जो कि प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन थी। तो 17 इंडस्ट्रियल एरियाज थे जहां पर हमारे पास शेड्यूल ए इम्प्लीमेंट हो रहा था, और सेंटर को पूरी की पूरी मोनोपोली दी गई। इंडस्ट्रीज यहाँ पर सेटअप की गई जहां पर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का प्रोविजन बनाया गया, जिनको हमने बाद में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बुलाया, ठीक है। अच्छा, अब शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रियल एरियाज थे जहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला गया कि आप इनिशिएटिव्स लो, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप प्राइवेट सेक्टर के साथ में मिलकर भी इनको खोल सकते हो। लेकिन प्रोविजन था कंपलसरी लाइसेंसिंग का, ना तो स्टेट ना तो प्राइवेट सेक्टर के पास मोनोपोलीज हो सकती थी उन इंडस्ट्रीज में जो कि यहाँ पर बेसिकली सॉरी उनके पास में यहाँ पर मोनोपोलीज थी। जैसे कि शेड्यूल ए की इंडस्ट्रीज है, वहां तो सेंटर के पास मोनोपोली है, यहाँ मोनोपोली नहीं थी। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, शेड्यूल सी आता है जो कि उन इंडस्ट्रीज के लिए था जो कि ना तो ए में और ना बी में कवर हुई। तो यहाँ पर प्राइवेट एंटरप्राइजेस के पास में कुछ प्रोविजंस थे कि आप इंडस्ट्रीज को कैसे यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपका लाइसेंसिंग सिस्टम था, जिसमें लाइसेंस कोटा परमिट राज आपका आया, ठीक है। तो यहाँ पर कंपलसरी लाइसेंसिंग जरूरी थी, एंड इन्होंने बोला कि जितने भी आपके शेड्यूल बी इंडस्ट्रीज हैं और यहाँ पर शेड्यूल सी इंडस्ट्रीज हैं, वो इस प्रोविजन के अंडर आती हैं, और उन्होंने लाइसेंस कोटा परमिट रिजीम अपनी स्टैब्लिश की। इसके बाद आता है एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो यहाँ पर बोला गया कि अब हमें क्या करना है, अपना एक्सपेंड करना है पब्लिक सेक्टर को, एंड प्लेज किया कि एक्सेलरेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे और थोड़ा रेट बढ़ाएंगे, फास्टर पेस पर करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर आएंगे, और जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं इनका ग्लोरिफिकेशन यहाँ पर स्टार्ट हो गया, एंड हमारा एम्फेसाइज किया गया हैवी इंडस्ट्रीज पर। अच्छा, तब ये कंपनीज प्रॉफिटेबल भी थी और लोग भी यहाँ पर जॉब लेना चाहते थे, तो डेफिनेटली ये थोड़ी बेटर चल भी रही थी, ठीक है। फिर यहाँ पर देखने के लिए मिला आपको रीजनल डिस्पैरिटी। तो रीजनल डिस्पैरिटी को भी अब हमें टैकल करना था। तो पॉलिसी में अब डिसाइड किया गया जो अपकमिंग पीएसयूज होंगे वो उन एरियाज में खोले जाएंगे जो कि कंपैरेटिवली बैकवर्ड या फिर अंडर डेवलप्ड रीजन या एरियाज हैं, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर एम्फेसाइज हमने स्मॉल इंडस्ट्रीज पर किया। तो अलोंग विद हैवी इंडस्ट्रीज पॉलिसी ने एम्फेसाइज किया स्मॉल इंडस्ट्रीज पर एज वेल एज केवीआईसी पर। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि मोस्ट इंपोर्टेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को माना जा रहा था, क्योंकि इसमें इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन तो हुआ ही, साथ में यहाँ पर जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है 1991 तक, उसका नेचर और स्कोप डिसाइड किया गया विद माइनर मॉडिफिकेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक गाइडेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी की तरह काम कर रही थी। फिर आती है आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1969। उससे पहले हम मोनोपोलीज कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। तो 1964 अप्रैल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मोनोपोलीज इंक्वायरी कमीशन बिठाया, जिन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर इकोनॉमिक पावर कंसंट्रेट तो नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, जो कि हमारे प्राइवेट हैंड्स में हो रही है अगर तो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाली कंपनीज के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। तो कमीशन ने देखा कि भाई यहाँ पर कौन कौन से एरियाज हैं, कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर मोनोपोली क्रिएट हुई है। फिर इसके अकॉर्डिंग इसके जो हमारी कमिटी थी, कमीशन था, इनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्टिविटीज MRTP एक्ट लाया गया, जिसमें बात की गई कि हमें यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट और एक्सपेंशन सभी इंडस्ट्रियल यूनिट्स का कंट्रोल करना है जिनका एसेट साइज एक लिमिट से ज्यादा है। तो फर्म्स जिनके एसेट्स 25 करोड़ या उससे ज्यादा थे
उनको हमने बोला कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लो बिना किसी पहले, तब उसके बाद आप एक्सपेंशन कर पाओगे। तो यहाँ पर जो ग्रीन फील्ड वेंचर्स थे या टेक ओवर हो रहे थे अदर फर्म्स के, तो वो भी इसी एक्ट के अंडर आ रहे थे, ठीक है। तो इसको हमने एमआरटीपी कंपनीज या फिर बोला, ठीक है। तो यहाँ पर एमआरटीपी कंपनीज कौन सी थी, वो कंपनीज जिनका एसेट साइज 25 करोड़ से ज्यादा था, ठीक है। उस टाइम का 25 करोड़ आज के आई थिंक तो 100-150 करोड़ से तो ऊपर का ही होगा। तो अपर लिमिट उस टाइम के लिए हमारे पास एमआरटीपी में क्या थी, 50 करोड़ 1980 में रही और 100 करोड़ हो गई 1985 में। अब आती है हमारी नेक्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो की है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1969। अब इन्होंने क्या बात की, ऑफ कोर्स इन्होंने भी कुछ समझदारी की बात की होगी। तो इन्होंने बोला कि यार ये लाइसेंसिंग डिस्टॉर्शंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इनको थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं। और साथ में यहाँ पर जो एमआरटीपी एक्ट 1969 था उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। और यहाँ पर हमारे पास में क्या हुआ, सॉल्व की गई शॉर्टकमिंग्स हमारे लाइसेंसिंग पॉलिसी की। फिर लाइसेंसिंग पॉलिसी जो थी इसके कुछ रीजंस थे, जैसे रिसोर्सेज जो है डेवलपमेंट के लिए, अगर हम इनका सभी का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं क्या, ऐसा तो नहीं है कि रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन जो हो रही है इंडस्ट्रीज की उसके लिए प्रायोरिटीज देखी जा रही है। प्राइस कंट्रोल हमारे गुड्स का प्रोड्यूस बाय लाइसेंस इंडस्ट्रीज, चेकिंग की भाई यहाँ पर कोई इकोनॉमिक पावर कंसंट्रेशन तो नहीं हो रहा, जो इन्वेस्टमेंट आ रही थी उसको चैनलाइज करना था डिजायर्ड डायरेक्शन में। इसके अलावा यहाँ पर ये आपके अबव पर्पसेस जो हैं उन्हें प्रॉपरली क्या नहीं कर रही थी, सर्व ही नहीं कर रही थी। जिस पर्पस से लाइसेंसिंग पॉलिसी लाए वो पर्पस फुलफिल ही नहीं हो रहा था। तो कमिटी जो थी हमारी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी रिव्यू, इन्होंने रिव्यू की कि क्या क्या प्रॉब्लम्स और कुछ मेजर्स यहाँ पर सजेस्ट करे कि कैसे हम यहाँ पर इसके ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एमआरटीपी एक्ट लेकर आ गए लोग, ठीक है, ताकि जो ट्रेडिंग और कमर्शियल प्रैक्टिसेस है फर्म्स की उनको रेगुलेट करें, मोनोपोली को चेक करें और कंसंट्रेशन को देखें इकोनॉमिक पावर की। दूसरा, यहाँ पर जिन फर्म्स का एसेट साइज 25 करोड़ या उससे ज्यादा था उनको बोला गया कि भाई यहाँ पर अब आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी अगर आप कोई भी एक्सपेंशन, कोई भी मर्जर्स करना चाह रहे हो, कोई नया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लेकर आना चाहते हो। ठीक है, तो इनको बोला गया एमआरटीपी कंपनीज। तीसरा बोला गया कि जो हमारी अपर लिमिट थी उसको हमने 50 करोड़ से 100 करोड़ कर दिया था 1985 में। फिर आती है हमारी नेक्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो कि है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1973। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ कोर इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई किया, जैसे आयरन एंड स्टील, कोल, सीमेंट, क्रूड ऑयल, रिफाइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड कुछ जॉइंट सेक्टर कॉन्सेप्ट्स को भी इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कि सेंटर, स्टेट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम कर रहे थे। साथ में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं उन्हें भी अलाउ किया गया। तो यहाँ पर कोर इंडस्ट्रीज को हमने आइडेंटिफाई किया एंड ये जो थी ये फंडामेंटल इंपॉर्टेंस रख रही थी डेवलपमेंट के लिए हमारी इंडस्ट्रीज की। तो आयरन एंड स्टील, सीमेंट, कोल, क्रूड ऑयल, ऑयल रिफाइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो 6 कोर इंडस्ट्रीज हैं ये हमारी पॉलिसी ने जो डिफाइन की है, ठीक है, इनमें प्राइवेट सेक्टर जो है वो लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई कर सकता था अगर ये यहाँ पर शेड्यूल ए का पार्ट नहीं है। अब जैसे एटॉमिक एनर्जी शेड्यूल ए का पार्ट है तो वहां पर प्राइवेट सेक्टर को अप्लाई करने के लिए मना कर दिया गया, अदरवाइज आप कर सकते हो। एंड प्राइवेट फर्म्स जो थी उनको बोला गया कि आप ऐसे लाइसेंसेस के लिए तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपके पास में 20 करोड़ रुपीस या फिर उससे ज्यादा के एसेट्स हैं। अच्छा, कुछ यहाँ पर इंडस्ट्री थी जिनको हमने रिजर्व लिस्ट में भी रखा। तो यहाँ पर हमारे पास में ये कौन सी थी, जो कि स्मॉल या मीडियम इंडस्ट्रीज थी वही ये सेटअप कर सकती थी, ठीक है। छोटी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो, बड़ी कंपनी जाइंट्स नहीं ला सकते। जॉइंट सेक्टर कॉन्सेप्ट आया जिसमें कि हमने सेंटर, स्टेट और प्राइवेट सेक्टर को बोला कि आप पार्टनरशिप कर सकते हो और यहाँ पर कुछ इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो। एक लिमिटेड परमिशन दी गई फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, जिसमें कि एमएनसीज जो थी उनको अलाउ किया गया कि वो अपनी सब्सिडरीज इंडिया में ला सकती हैं। इसके बाद में आता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977, जिनका फोकस किस पर था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर था। तो यहाँ पर इन्होंने डिफाइन किया, जैसे आज के टाइम में एमएसएमई डिफाइन करते हैं ना, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, है ना, ऐसे ही तब टाइनी और स्मॉल 2 तरह की इंडस्ट्रीज होती थी। तो स्मॉल स्केल को हमने 3 ग्रुप्स में यहाँ पर डिफाइन किया, कॉटेज एंड हाउस होल्ड सेक्टर, टाइनी सेक्टर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब जो टाइनी यूनिट्स थी हमारी वो यहाँ पर कैसी थी, जिसमें 1 लाख रुपीस तक का आपका इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, या उससे कम का था। इसके बाद में यहाँ पर ये जो थी ये टाइनी इंडस्ट्रीज आपकी टाउन या विलेजेस में होनी चाहिए जहां पर पॉपुलेशन साइज भी 50,000 से कम था,
1971 सेंसस के अकॉर्डिंग। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आपके पास इंडस्ट्रियल यूनिट जिसमें की इन्वेस्टमेंट आपकी 10 लाख रुपीस तक की थी, ठीक है, और एंसिलरी यहाँ पर ये आपकी 15 लाख रुपए तक की थी। इन केस ऑफ ऑक्सिलरीज इन्वेस्टमेंट अगर फिक्स कैपिटल में 15 लाख रुपीस तक है तो इनको हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोला। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो एक अननेसेसरी एरियाज में प्रोहिबिट कर दी गई, बोला गया कि यहाँ पर हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर नहीं करवानी। फिर एम्फेसाइज किया गया विलेज इंडस्ट्रीज पर, जहां पर रीडिफाइन किया गया स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज को, और केवीआईसी जो था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, इनको भी हमने रिस्ट्रक्चर किया, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से फोकस हमारा किस पर था, लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर, और एसेंशियल कमोडिटीज ऑफ एवरीडे यूज वर प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट यहाँ पर आपका आता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980। तो मार्क्ड लिबरलाइजेशन यहाँ पर हमारा स्टार्ट हुआ, जैसे सिंप्लीफाई किया गया लाइसेंसिंग को, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यहाँ पर अलाउ किया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ किया गया। फिर हमने देखा था कि किस तरीके से यहाँ पर जो 25 करोड़ का एसेट था उसे 50 करोड़ कर दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पर हमने रीडिफाइन करा स्मॉल एंड टाइनी सेक्टर के लिमिट को। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो थी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रूट के अकॉर्डिंग ये अलाउ कर दी गई। एंड यहाँ पर हमने रिवाइज करी एमआरटीपी लिमिट को 50 करोड़ रुपीस तक, ताकि हम यहाँ पर बिगर कंपनीज को सेटअप कर पाए। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को हमने थोड़ा और सिंप्लीफाई करा, लिबरल एटीट्यूड रखा हमने कि किस तरीके से प्राइवेट इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड कर सकते हैं। रीडिफाइन करा स्मॉल यूनिट्स को कि वो अब अपनी यहाँ पर 5 यूनिट ग्रोथ की तरफ काम करें। तो टाइनी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट जो थी वो पहले 1 लाख रुपीस तक थी, अब इसे 2 लाख रुपीस तक कर दिया गया। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है तो वहां पर 10 लाख और 15 लाख थी, तो उसे यहाँ पर 20 लाख रुपीस कर दिया नॉर्मल में, और एंसिलरी यूनिट्स के लिए 15 लाख से आपकी लिमिट बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी। इसके बाद में तीसरा आता है आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1985 एंड 86। तो यहाँ पर फर्दर लिबरलाइजेशन किया, एमएनसीज को बुलाया, बोला कि भाई यहाँ पर आप 49% तक अपनी इक्विटीज खरीद सकते हो इंडियन वेंचर्स में। एमआरटीपी की लिमिट हमने देखा 100 करोड़ कर दी थी। इसके अलावा लाइसेंसिंग हम केवल 64 इंडस्ट्रीज में प्रोवाइड कर रहे थे। फोकस हमारा सनराइज सेक्टर था। सनराइज सेक्टर आज के टाइम में कौन सा होगा, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, जो अभी ग्रो कर रहा है, अपने पीक पर नहीं पहुंचा लेकिन इसकी ग्रोथ अच्छी खासी हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स उस टाइम पर क्या थे, सनराइज सेक्टर थे। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हमने सिंप्लीफाई कर दिया, ज्यादा इंडस्ट्रियल एरियाज जो थे वो हमारे पास में, अब यहाँ पर ज्यादा इंडस्ट्रीज को अलाउ किया गया कि आप एंटर कर सकते हो। इक्विटी होल्डिंग जो थी एमएनसीज की इंडियन सब्सिडीज में वो 49% तक कर दी, जहां पर इंडियन पार्टनर के पास में 51 शेयर्स होने चाहिए। एमआरटीपी को लिमिट को हमने 100 करोड़ रुपीस कर दिया, ताकि यहाँ पर प्रमोट करें आइडिया ऑफ बिगर कंपनीज। प्रोविजन जो था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का उसको सिंप्लीफाई किया, कंपलसरी लाइसेंसिंग अब केवल 64 यूनिट्स पर रह गई। हायर लेवल अटेंशन दी गई ऑन द सनराइज इंडस्ट्रीज सच एज टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटराइजेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ये वो इरा थी जब यहाँ पर कंप्यूटर्स वगैरह जो थे वो इंडिया में आने शुरू हुए थे और हमने अडॉप्ट करना शुरू किया था। नेक्स्ट आता है आपका न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारी एलपीजी आ जाएगी। अब यहाँ पर ना हमारे पास में हम देखेंगे कि 1991 तक क्या हुआ था, बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी थी, है ना। एंड अगर हम बात करें 1991 में इंडिया को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस करना पड़ गया, हाई इन्फ्लेशन आ गया और फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पर सोल्यूशन क्या था कि कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम लेकर आए, एंड इसी के लिए यहाँ पर लेट पीएम हमारे पीवी नरसिम्हा राव जी एंड फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि अब भी उनकी भी डेथ हो चुकी है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये दोनों ने मिलकर यहाँ पर कुछ सोल्यूशंस निकाले, ठीक है। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है 1991 की, उसको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 भी बोलते हैं। तो इससे पहले मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल चल रहा था, डोमिनेंट रोल था पब्लिक सेक्टर का, गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत ज्यादा था। इसके बाद में हमने देखा कि सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे, गवर्नमेंट को यहाँ पर इनिशिएट करने पड़े अलग अलग रिफॉर्म्स, ताकि लिबरलाइज करे इकोनॉमी को, प्रमोट करे एफिशिएंसी और इंटीग्रेट करें इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी में। तो अब हमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन सभी चीजों की जरूरत पड़ गई, राइट। तो मेजर हाइलाइट्स इस पॉलिसी के क्या क्या रहे, सबसे पहले तो यहाँ पर डी रिजर्वेशन किया गया इंडस्ट्रीज का। अब डी रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में हमने क्या किया, तो यहाँ पर हमने डिसाइड किया कि जो इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड है पब्लिक सेक्टर के लिए, उनका नंबर 17 था 1956 में, शेड्यूल ए याद है ना।
इसको हम अब 8 इंडस्ट्रीज में लेकर आएंगे। तो ये कौन कौन सी थी? आर्म्स एंड एम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी, कोल, मिनरल ऑयल, माइनिंग ऑफ आयरन और मैग्नीज और गोल्ड, सिल्वर, माइनिंग ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, एटॉमिक मिनरल्स एंड रेलवेज। ठीक है, तो ये हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज थी जहां पर हमने जिनको अभी भी रिजर्व किया, बाकी सबको हमने यहाँ पर डी रिजर्वेशन कर दिया। इसके बाद में ओवर टाइम हमने क्या किया, केवल 2 ही सेक्टर्स को छोड़ा है। कौन कौन सी है? एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर रिसर्च एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज और रेलवेज। पहले डिफेंस भी था, लेकिन जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, वो भी हमने हटा दिया। अब यहाँ पर ये करंट सिनेरियो की बात हो रही है, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं 1991 में। तो यहाँ पर डी लाइसेंसिंग की गई इंडस्ट्रीज की। तो कंपलसरी लाइसेंसिंग जो थी वो पहले हमारी 100 इंडस्ट्रीज में थी, लेकिन अब इसे कट डाउन कर केवल 18 में कर दिया। तो शेड्यूल बी और शेड्यूल सी, शेड्यूल बी में स्टेट गवर्नमेंट वाली थी और शेड्यूल सी में आपकी जो रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज थी, जहां पर कंपलसरी लाइसेंसिंग की बात की गई थी। तो इसको केवल हमने 18 इंडस्ट्रीज में छोड़ दिया। अब यहाँ पर रिफॉर्म्स आए बहुत सारे, सारी चीजें हुई, तो 4 ही ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर अब हमें लाइसेंसिंग की जरूरत है। एरोस्पेस, डिफेंस रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स, गन पाउडर, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, डिटोनेटिंग फ्यूज, डेंजरस केमिकल्स, टबैको, सिगरेट एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब बस इन्हीं में हमें लाइसेंसिंग की जरूरत होती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो लाइसेंस कोटा परमिट राज था उसे एंड कर दिया। फिर यहाँ पर अबॉलिशन कर दिया गया एमआरटीपी लिमिट का। तो जो आपकी 100 करोड़ रुपीस की थी, उसमें जहां पर मर्जर्स, एक्विजिशंस, टेकओवर्स जो थे, उनको हमने अब बोला कि एमआरटीपी लिमिट यहाँ पर नहीं लगेगी, इसको हम पॉसिबल बना रहे हैं। और 2002 में कंपटीशन एक्ट पास किया गया, जिसमें कि एमआरटीपी एक्ट को हमने रिप्लेस ही कर दिया। तो यहीं से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो आपका इन बीइंग आया। इसके बाद में प्रमोट किया हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हमने फर्स्ट टाइम बोला फॉरेन कंपनीज को कि आप मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो एफडीआई यहाँ पर 51% तक अलाउ की गई ऑटोमेटिक रूट के अंडर फॉर हाई टेक्नोलॉजी फर्म्स। इसके अलावा यहाँ पर हमने बोला कि ठीक है, आप यहाँ पर एफडीआई 100% तक भी ला सकते हो कुछ हमारे सेक्टर्स में। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज में ये भी अलाउ किया गया। ये पहली ऐसी पॉलिसी थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जहां पर फॉरेन कंपनीज को बोला गया कि अब आप मेजॉरिटी स्टेक रख सकते हो। अब नेक्स्ट आता है हमारा फेरा एक्ट। तो अब आपको पता है अभी करेंटली कौन सा चल रहा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। पहले कौन सा था, रेगुलेशन एक्ट। तो फेरा जो था वो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था, इंट्रोड्यूस किया गया 1973 में। कोशिश की जा रही थी कि कंट्रोल करेंगे और मैनेज करेंगे फॉरेन पेमेंट्स को, फिक्स्ड एसेट जो कि फॉरेनर्स को यहाँ पर हम फॉरेनर्स से परचेज कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रही है करेंसी की फ्रॉम एंड इन इंडिया। तो इंट्रोड्यूस किया हमने कि भाई ताकि यहाँ पर हमारी जो इकोनॉमी है वो कॉम्पिटिटिव बने बाय रिजर्विंग यहाँ पर फॉरेन। बेसिकली हम क्या करते हैं, इंडिया जो है और आपका हर कंट्री का ना सेंट्रल बैंक कुछ ना कुछ फॉरेन रिजर्व्स बचाता है, तो वही हमें भी करना था कि कंजर्व कर रखना था, ताकि यहाँ पर हमारे पास में इकोनॉमी में क्या हो, अगर कोई डाउनफॉल आए तो ये बचा ले। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, हमें ये भी पता था कि अभी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करनी है, और इस तरीके से फॉरेन रिजर्व्स को अगर हम कंजर्व करेंगे तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। तो बेसिकली हमने कवर करा हमारे सभी सिटीजन्स को इंडिया के, जो कि इनसाइड या आउटसाइड इंडिया रहते हैं। फिर हमारे पास आया फेमा एक्ट। अब फेमा एक्ट में हमने क्या बोला कि नहीं फेरा को रिप्लेस कर देते हैं, और इसे रिप्लेस कर दिया गया 2000 में। तो फेमा 1999 कर आया था, 2000 में रिप्लेस कर दिया, इसने इम्प्लीमेंट हो गया ये फेमा एक्ट। एंड यहाँ पर ट्रेड को जो है हमने फैसिलिटेट किया और फॉरेन पेमेंट्स को प्रमोट करा, लिबरल और फैसिलिटेटिव अप्रोच रखी, एंड वायलेशंस जो थे उनको हमने क्या माना, सिविल ऑफेंस माना। तो ये एक्सपेंशन या इंप्रूवमेंट हुआ फेरा का। प्राइमरी पर्पस था कि रेगुलेट करेंगे एंड फैसिलिटेट करेंगे फॉरेन एक्सचेंज। एक्ट ने कवर करे इंडिया के सभी रेजिडेंट्स, इंक्लूडिंग जो लोग इंडिया में अंदर रहते हैं या इंडिया से बाहर रहते हैं। तो जो एजेंसी है वो यहाँ पर मैनेज की जा रही थी बाय रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि यहाँ पर सब्जेक्टेड था टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फेमा। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप एक इंडियन रेजिडेंट हो तो यू हैव टू फॉलो फेमा एक्ट। तो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की बात की गई, तो इंडस्ट्रीज को हमने क्लासिफाई करा, वो इंडस्ट्रीज जो पोल्यूशन फैलाती हैं और वो जो पोल्यूशन नहीं फैलाती, एंड एक हाईली सिंपल प्रोविजन बनाया उनकी लोकेशन से रिलेटेड। तो नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज माइट बी सेटअप एनीवेयर, लेकिन अगर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं तो उनको हमें कम से कम 25 किलोमीटर अवे मिलियन सिटीज से रखना होगा। तो जो बड़ी सिटीज हैं
उनसे कम से कम 25 किलोमीटर अवे तो इनको रखोगे ही। तो कंपल्शन हो गया, फिक्स्ड फेज प्रोडक्शन अबॉलिश्ड। तो यहाँ पर क्या था कि आपके पास में जो फेज प्रोडक्शन हमारे पास कंपलसरी था उसको भी इन्होंने अबॉलिश कर दिया। नाउ जो प्राइवेट सेक्टर फर्म्स थी उनको बोला गया कि जितनी फर्म्स आपको गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है उतनी प्रोवाइड करो, और यहाँ पर मॉडलिंग भी आराम से कर सकते हो। जो कैपेसिटी और कैपिटल थी इंडस्ट्रीज की वो अब हम उनकी ऑप्टिमम लेवल तक यूटिलाइज कर पा रहे थे। कंपल्शन टू कन्वर्ट लोन्स इनटू शेयर्स अबॉलिश्ड। तो अगर यहाँ पर आपने कोई भी बोरोइंग्स वगैरह ली हैं तो उनको आप इक्विटीज में कन्वर्ट करो, इसको भी यहाँ पर जो कंपल्शन था उसे अबॉलिश किया गया। तो 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया और इनको बोला गया कि जो रिसोर्सेज आपके पास है इन्हें मोबिलाइज करो ताकि इंडिया में प्लान्ड डेवलपमेंट हो। अब प्राइवेट कंपनीज जिन्होंने बोरो करा था कैपिटल इन बैंक से उनको बोला गया कि जो बैंक्स हैं अगर ये प्राइवेटली ओन्ड पहले थे और अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर के अंडर आ गए हैं, तो अगर ये चाहते हैं ठीक है तो सबसे पहले तो आप इनके जो लोन है इन्हें वापस करो। फिर गवर्नमेंट ने बोला कि एक काम करो कंपनी से कि अगर आप यहाँ पर लोन नहीं रीपे कर पा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, अपनी लोन अमाउंट को रेदर किस में कन्वर्ट करा लोगे, आप इसको शेयर्स में कन्वर्ट करा लो। अब यहाँ पर जिस बैंक से जिस कंपनी ने बैंक से लोन लिया था वो क्या कर रहे थे, बैंक को लोन देने की बजाय वापस अमाउंट उनको शेयर्स दे देते थे। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनीज जिन्होंने इस रूट को अपनाया वो एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी बन गई, क्योंकि बैंक यहाँ पर अब गवर्नमेंट ओन्ड थे। तो एक इनडायरेक्ट रूट बन गया ये नेशनलाइज करने का प्राइवेट फर्म्स को। तो ऐसे कंपल्शन ने हैम्पर करा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इसीलिए इंडस्ट्रीज इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी उनको यहाँ पर बेसिकली कहीं ना कहीं उनकी डेवलपमेंट को रोका जा रहा था, तो इसको हमने हटा दिया। हुआ क्या, सबसे पहले हमने देखा कि 1970s में बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। अब अलग अलग कंपनीज ने बैंक से लोन ले रखा था, वो कंपनीज बैंक को लोन वापस कर नहीं पा रही थी, तो फिर गवर्नमेंट ने बोला कि एक काम करो, अपनी जो यहाँ पर कंपनी है उसका हिस्सा कुछ हिस्सा मुझे दे दो। तो यहाँ पर बैंक के पास हिस्सा गया तो वो गवर्नमेंट के अंडर चला गया, क्योंकि बैंक का ओनर कौन है, गवर्नमेंट है। तो ये सारी चीजों को भी अब रोक दिया गया। कब रोका गया, जब हम एलपीजी इरा में आ गए। अब यहाँ पर फेरा और फेमा के बीच में पूछा क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो फेरा को इनेक्ट करा गया 1973 में और एनफोर्स हुआ ये 1974। ये 1999 में पास हुआ और यहाँ पर इफेक्ट में आया जून 2000 में। फिर नंबर ऑफ सेक्शंस यहाँ पर 81 थे, यहाँ पर 49 थे। ये बात करें रेगुलेट करने की फॉरेन पेमेंट्स एंड फॉरेक्स ट्रांजेक्शंस को, ये यहाँ पर एनहांस करना चाहते हैं इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को, लेकिन प्रमोशन भी कर रहे थे फॉरेन पेमेंट्स एंड ट्रेड का। अप्रोच यहाँ पर रेगुलेशन की तरफ बोले तो यहाँ पर कंजर्वेटिव और मैनी रिस्ट्रिक्टिव रेगुलेशंस थे, यहाँ पर फ्लेक्सिबल रेगुलेशंस थे। फिर रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करें तो रेजिडेंशियल स्टेटस जो था किसी भी इंडिविजुअल का उसको डिटरमिन कैसे कर रहे थे कि क्या वो इंडिया में 6 महीने रहा है या नहीं। यहाँ पर हम बोलते हैं कि 182 डेज अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आप एक इंडियन रेजिडेंट हो। ठीक है, वैसे रेजिडेंशियल वाला बहुत बड़ा पार्ट है, जैसे रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या फिर रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, फिर एनआरआईज आते हैं, तो वो पूरी की पूरी डेफिनेशन है। अगर आप चाहते हो पढ़ना तो एक बार इनकम टैक्स का पोर्टल खोलकर वहां से पढ़ सकते हो। वायलेशन की बात करें तो वायलेशन जो है वो यहाँ पर क्रिमिनल ऑफेंस माना जा रहा था। यहाँ पर फेमा को वायलेशन अगर हो रहा है तो एक क्या माना जा रहा है आपका, ये माना जाएगा सिविल ऑफेंस। अब रिजल्ट क्या हुआ वायलेशन का, तो फेरा का जो प्रोविजंस थे उनका वायलेशन होने की वजह से एक जेल यहाँ पर हुई। ठीक है, अगर हम फेमा के यहाँ पर प्रोविजंस जो हैं इनका वायलेशन करते हैं तो एक मॉनेटरी पेनल्टी लगेगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर पेनल्टी अगर हमने 90 दिन के अंदर अंदर पे नहीं की तो फिर जेल हो सकती है। अच्छा, अब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आई थी इसका इम्पैक्ट क्या रहा, तो सबसे पहले आप खुद भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर कितनी सारी चीजें जो थी वो आपकी बदल गई। तो क्या क्या हुआ, सबसे पहले तो जो रिमूवल हो गया रिस्ट्रिक्शंस का। कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे हमारे ऊपर, हमारे ऊपर लगा हुआ था यहाँ पर लाइसेंसिंग परमिट कोटा राज, तो ये पूरा का पूरा हटा दिया गया। एंड यहाँ पर लिबरलाइज करा इकोनॉमी को, रिमूव करे ब्यूरोक्रेटिक रिस्ट्रिक्शंस। फिर पब्लिक सेक्टर का जो रोल था डिसइन्वेस्टमेंट ये देखी गई, तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर जो है अब इसका रोल कम करा गया, 2 सेक्टर्स ही रिजर्व्ड छोड़े गए हैं अभी तक। एंड प्रोसेस जो था डिसइन्वेस्टमेंट का वो भी स्टार्ट हो गया पीएसयूज में। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट अपने शेयर्स बेच रही है, तो जैसे गवर्नमेंट मान लो 51% शेयर होल्डिंग रख रही थी,
तो हो सकता है कि वो अब यहाँ पर 49% रखे, या 100% शेयर्स थे तो वो बेचकर 75 रख रही है, तो कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज जिसे हम बोलते हैं, वो भी आने लग गई, तो रिमूव किए रिस्ट्रिक्शंस, तो यहाँ पर अनेबल कर दी गई एंट्री एमएनसीज की, प्राइवेटाइजेशन किया गया, रिमूवल कर दिया गया एसेट लिमिट का एमआरटीपी कंपनीज का एक्ट पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अलावा जो लिबरल किया गया हमने लाइसेंसिंग पॉलिसी को, डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो थी वो भी इंक्रीज हुई, तो डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों आने लग गई और ऑलमोस्ट हर सेक्टर में आने लग गई। एक्सपोर्ट्स एंड रिलेटेड एक्टिविटीज जो थी इसमें भी इंक्रीमेंट देखा गया, तो एफर्ट्स लगाए गए कि भाई यहाँ पर किस तरीके से एक्सपोर्ट्स हम बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, एग्री एक्सपोर्ट जोन्स, ये सभी चीजें एमर्ज हुई। इसके बाद में एस्टैब्लिशमेंट हुई एक सेपरेट मिनिस्ट्री की, तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो इश्यूज थे एमएसएमईज के, इनको रिजॉल्व करने के लिए एक नया एक्ट, एमएसएमई एक्ट, और एक सेपरेट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज यहाँ पर स्टैब्लिश की। अब आते हैं डिसइन्वेस्टमेंट पर, तो मैंने अभी बताया डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो गवर्नमेंट ओन फंड्स जो थे एक फाउंडेशनल रोल प्ले कर रहे थे इंडिया के डेवलपमेंट प्रोसेस में। अब यहाँ पर सिचुएशन बदल गई, गवर्नमेंट को डिसाइड, बेसिकली उनको रियलाइज हुआ कि भाई अब यहाँ पर हमारा प्राइवेट सेक्टर भी आ रहा है, तो रीडिफाइन करनी पड़ेंगी चीजें, तो डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन की बात की गई, और यहाँ पर हमारा 1991 से कुछ रिफॉर्म्स लाने की बात हुई। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या है कि गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप जो है वो कंपनी में बेच रही है, बेसिकली हम अपनी ओनरशिप बेच रहे हैं। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें इकोनॉमिक्स में, तो करेंटली हम गवर्नमेंट की बात करें तो हम गवर्नमेंट लिख सकते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या हुआ, यहाँ पर अब 3 इंटर रिलेटेड कोऑर्डिनेट्स थे। पहला तो कि ये जो हमारी बेसिकली चीजें हैं ये एक टूल की तरह काम कर रही है पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स में डिसइन्वेस्टमेंट। दूसरा यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रोसेस जो था वो अब यहाँ पर डी रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हमने देखी, साथ में रिसोर्स मोबिलाइजेशन किया गया बजटरी नीड्स के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने क्या क्या करना है, हमने या तो पूरा का पूरा ही ओनरशिप बेच देना था या तो फिर कुछ एक हिस्सा। तो डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ पर अलाउ कर रहा था कि एक लार्ज शेयर पीएसयू ओनरशिप का हम ओपन मार्केट में बेच दें, जिससे कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग कैपिटल मार्केट है उसका डेवलपमेंट हो। अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहे, सबसे पहले तो जो फिस्कल बर्डन था हमारे ऊपर उसे हमने रिड्यूस करना था, बीओपी क्राइसिस आ गए थे, अब वो जो लोन लिया था उसको रीपे भी करना था, जो डेट लिया था उसके ऊपर इंटरेस्ट जो था उसे भी रीपे करना था, तो हमें फिस्कल बर्डन को कम करना था। दूसरा, हमें पब्लिक फाइनेंसेस इंप्रूव करने थे, प्राइवेट ओनरशिप को एनकरेज करना था, फंडिंग यहाँ पर हमें लेकर आनी थी और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लेकर आने थे, मेंटेन और प्रमोट करना था कंपटीशन मार्केट में। तो क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है डिसइन्वेस्टमेंट की, सबसे पहले तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी, है ना, तो यहाँ पर जो कंपनीज थी उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी, कहीं ना कहीं यहाँ पर एफिशिएंसी बढ़ी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव हुआ, प्राइवेट कैपिटल इनफ्लो आया और इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉइज जो थे दोनों को बेनिफिट मिला पब्लिक ऑफर्स के थ्रू। तो डिसइन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर लॉस मेकिंग पीएसयूज का हुआ, जिससे कि गवर्नमेंट अब प्रॉफिट मेकिंग पीएसयूज में इन्वेस्ट कर पा रही थी और यहाँ पर जो बर्डन था गवर्नमेंट के ऊपर वो कम हो गया। दूसरा, हमने एफिशिएंसी बढ़ा दी, तो यहाँ पर कंपनीज जो है अब ज्यादा एफिशिएंट हो गई और यहाँ पर या तो वो सर्वाइव कर जा रही थी, ठीक है, एफिशिएंट होकर, या फिर उनकी जो फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ थी, ठीक है, वो अपनी यहाँ पर, क्योंकि हमें ये एक्सपोज हो चुकी हैं कंपनीज, पता चल चुका है कि वो कितना यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकती हैं मार्केट फोर्सेस से ग्रो करना, तो या तो वो डायरेक्टली खुद को बंदी कर दे रही थी या फिर एफिशिएंसी बढ़ा दे रही थी। फिर हमने देखा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनकरेज किया गया, तो यहाँ पर हमने देखा कि प्राइवेट कंपनीज के अंडर बहुत अच्छे से कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो रहा था और फिर यहाँ हमारे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी उनको भी लगा कि शायद हमें भी इनोवेशन लाने की जरूरत है। इसके बाद में स्मॉल इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉइज जो थे इनको भी हेल्प मिला, तो एक वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वेल्थ का इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक ऑफरिंग्स, जो आईपीओ वगैरह आते हैं प्राइवेटाइज्ड कंपनीज के। इसके अलावा इनफ्लो हुआ प्राइवेट कैपिटल का, तो ग्रेटर इनफ्लो देखा गया था प्राइवेट कैपिटल का और एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे कैपिटल मार्केट पर हुआ था। नेक्स्ट आते हैं डिसएडवांटेजेस, तो डिसएडवांटेजेस में क्या देखा गया, डिसइन्वेस्टमेंट में यहाँ पर पब्लिक वेलफेयर जो है वो रिड्यूस होने का डर था कि हमारे जो नेशनल एसेट्स है वो लूज कर जाएंगे हम, फॉरेन कंट्रोल नहीं आ जाए हमारे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स पर, जॉब लॉस देखा गया पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में। इसके अलावा लो बिडर इंटरेस्ट जो था वो हमारी लॉस मेकिंग यूनिट्स को ये बना
एंड यहाँ पर प्राइस मोनोपोली देखी गई थी बाय प्राइवेट प्लेयर्स। तो हुआ क्या, ये माना गया कि जो एसेट्स है नेशन के वो लोगों के लिए बिलोंग करते हैं, अगर हम इन्हें प्राइवेट कंपनीज को बेच देंगे तो वेलफेयर लोगों का इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा यहाँ पर यह भी था कि अगर हम अपने शेयर्स को, अपनी इक्विटीज को फॉरेन कंपनीज के पास में बेच देते हैं तो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस देखे जा सकते हैं, जैसे कि नेशन की जो वेल्थ है, पावर है, कंट्रोल है, वो आउटसाइडर्स के कंट्रोल में आ जाएगी। इसके बाद में लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो सकता था। तो प्राइवेटाइजेशन जो है उससे लैक्स ऑफ वर्कर्स जो है पीएसयूज में, उनकी जॉब अफेक्ट हो रही थी और वो डेंजर में आ रहे थे प्राइवेटाइजेशन की वजह से। लेस नंबर ऑफ बिडर्स देखे गए। तो अब यहाँ पर जैसे एयर इंडिया है, तो एयर इंडिया को खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तो यहाँ पर जो लॉस मेकिंग पीएसयूज थी, उनके यहाँ पर बहुत ही कम बिडर्स थे, इसीलिए काफी सस्ते में उन्हें बेचना पड़ा। प्राइसिंग की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन जो है उन्होंने एक वे लेकर आए थे जिसमें कि मोनोपोली हो सकती थी मार्केट की बाय द प्राइवेट सेक्टर, एंड इसकी वजह से क्या होता, प्राइसेस बढ़ जाते। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर आपके स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में। तो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में हम क्या देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर हमारे पास में ओनरशिप और मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो हम दूसरी एंटिटीज को ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ मिनिमम 51% शेयर्स जो हैं वो डाइवेस्ट किए जाते हैं टू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर विद इंडस्ट्री एक्सपर्टीज। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करें, जैसे एयर इंडिया ने अपनी सेल किसको की थी, टाटा ग्रुप्स को, तो ट्रांसफर हुई थी यहाँ पर ओनरशिप और कंट्रोल पब्लिक सेक्टर एंटिटी का किसी दूसरी एंटिटी, जो कि यहाँ पर एक मोस्टली प्राइवेट सेक्टर एंटिटी होती है। अब सिंपल डिसइन्वेस्टमेंट की तरह यहाँ पर नहीं हो रहा। स्ट्रेटेजिक सेल का मतलब है कि हम यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही जा रहे हैं। तो एसेंस यहाँ पर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का क्या है कि मिनिमम आप 51% शेयर्स जो है अपने वो डाइवेस्ट करोगे, और जितनी भी शेयर आपकी सेल हो रही है वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर को होगी जिसमें इंटरनेशनल क्लास एक्सपीरियंस है और एक्सपर्टीज रख रहे हैं वो सेक्टर में। ठीक है, करेंट डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी की बात करें तो जो इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो ओवर द टाइम इवॉल्व हुआ है और कमेंस किया गया था 1991 में। तो आइडियोलॉजी क्या थी इस पूरी पॉलिसी के पीछे, तो सबसे पहले तो जो पब्लिक ओनरशिप है पीएसयूज की, उसको हमने प्रमोट किया और यहाँ पर बोला कि ये वेल्थ ऑफ नेशन है। ठीक है, फिर गवर्नमेंट को बोला कि भाई गवर्नमेंट ऑफ 51% शेयर्स अपने जो है वो रखेगी इन केस की यहाँ पर ये माइनॉरिटी स्टेक होल्डिंग कर रही है, और 50% तक शेयर रखेगी अगर यहाँ पर या उससे ज्यादा अगर ये स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के अंडर चीजों को बेच रही है। ठीक है, अब करंट पॉलिसी जो है डिसइन्वेस्टमेंट की, ये यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से फॉलो कर रही है, तो इन्होंने सबसे पहले बात की माइनॉरिटी स्टेक सेल की, जिसमें कि गवर्नमेंट अपनी मेजॉरिटी रिटेन कर रखेगी और पीएसयूज को हम स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट करेंगे और यहाँ पर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स जो है वो भी ला सकते हैं। तो सबसे पहले फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स क्या होते हैं, जब पहली बार कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को बेच रही है, जनरल पब्लिक को, आपको और मुझे, मतलब एनएससी या बीएससी पर अपने शेयर्स लेकर आ रही है, तो इसे बोलते हैं आईपीओ। अगर सेम कंपनी अब अपने शेयर्स को दोबारा से बेचना चाहती है पब्लिक के पास में ही, तो ये लेकर आएगी एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स। ठीक है, चलो अब यहाँ पर लिस्टेड पीएसयूज जो थे वो क्या कर रहे हैं, वो कंप्लाई करेंगे 25% नॉर्म के साथ में। न्यू पीएसयूज जो है उनको लिस्ट किया जाएगा जिन्होंने नेट प्रॉफिट अर्न किया है इन 3 प्रीसीडिंग कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप एक लिस्टेड पीएसयू हो तो आपको 25% का नॉर्म यहाँ पर अप्लाई करना होगा। 25% का नॉर्म क्या है कि आपको कम से कम अपनी कंपनी के 25% शेयर्स जो हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें यहाँ पर अपना लिस्ट करना होगा। साथ में यहाँ पर बोला गया है कि जो न्यू पीएसयूज हैं अगर वो अपना पिछले 3 साल में टोटल प्रॉफिट जो है वो नेट प्रॉफिट में, ऐसा नहीं कि नेट लॉस में है। इसके अलावा फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स यहाँ पर केस बाय केस बेसिस पर आ सकते हैं। वंस आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसकी जरूरत पड़ेगी, फिर दीपम डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट जो है वो पीएसयूज आइडेंटिफाई करेगी और डिसइन्वेस्टमेंट किस तरीके से होना है वो बताएगी रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज के साथ में कंसल्ट कर। ओके, तो यहाँ पर ये जो आपका 25% वाला रूल है इसे अभी हाल फिलहाल में सेबी ने चेंज किया था, जिसे मैंने करंट अफेयर्स में भी कवर कर रखा है। तो यहाँ पर सेबी ने क्या बोला है, देखो ये जो ऊपर की 2 लाइंस है ना, ये सभी आपकी उस पर लगती हैं कंपनीज के ऊपर। ठीक है, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, लेकिन क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को थोड़े से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं
तो सेबी ने बोला कि मैं एक काम करता हूँ, ये जो आपका पीएसयूज हैं, इनके डिसइन्वेस्टमेंट के लिए जो 25% वाली लिमिट है, इसे 2026 तक के लिए, अगस्त 1 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पास में जो स्टेट ओन्ड एंटिटीज हैं और बैंक्स हैं, इनको बोला गया कि जहां पर भी आपकी पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% से कम है, वो इसको धीरे धीरे आगे जाकर बढ़ा देना और अपने लिए कैपिटल को रेस कर लेना। ओके, समझ में आ गया। चलो अब आते हैं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पर। तो यहाँ पर आप 50% या उससे ज्यादा जो शेयर्स हैं अपने बेच रहे होते हैं ऑफ द पीएसयूज। अब इसे अनाउंस कब किया गया था? इसको स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को अनाउंस किया गया था 2016 में। इसको हमें कंसल्ट करना है अलग अलग मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और नीति आयोग के साथ में। कौन कंसल्ट करेगा? दीपम करेगा, जो कि नोडल एजेंसी भी था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर नीति आयोग क्या करेगा? वो पीएसयूज को देखेगा जहां पर डिफरेंट हमें स्ट्रेटेजिक सेल करनी है और इसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट पर एडवाइस करेगा। फिर आता है कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डिसइन्वेस्टमेंट, जो कि यहाँ पर रिकमेंडेशंस देखेंगे जो भी नीति आयोग ने दिए हैं और एक डिसीजन लेंगे बाय यहाँ पर कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स एंड सुपरवाइज या मॉनिटर करेंगे इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को। ठीक है, तो आपके पास में जो दीपम है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। नोडल डिपार्टमेंट है स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल का। डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इसका नाम रखा गया था, ठीक है, बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके बाद में इसको रीनेम कर दिया गया 14 अप्रैल 2016 में। अर्लियर जितनी भी स्ट्रेटेजिक सेल हो रही थी वो नीति आयोग ही आइडेंटिफाई कर रहा था, लेकिन अब दीपम और नीति आयोग मिलकर यहाँ पर पीएसयूज आइडेंटिफाई करते हैं कि किस किस का हमें स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करना है। आगे इतना समझ में? तो इसके बाद में अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि भाई ये जो चैलेंजेस क्या क्या रहेंगे आपके डिसइन्वेस्टमेंट के। अब डिसइन्वेस्टमेंट इतना ही आसान होता तो इंडियन गवर्नमेंट अभी तक बहुत सारा कर चुकी होती, लेकिन इतना आसान तो नहीं है। तो क्या क्या आपके पास में दिक्कत आएंगी? एक तो देखो पॉलिटिकल अपोजिशन होगा, ट्रेड यूनियंस, पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर अपोज करेंगे पीएसयू सेल्स, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट और आइडियोलॉजी दोनों ही यहाँ पर रीजंस हैं। तो ये एक पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू बन चुका है इंडिया में, और यहाँ पर प्रोसेसेस जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं अपोज कर रहे हैं, एंड सेल जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की वो भी, उसको भी यहाँ पर ट्रेड यूनियंस जो हैं वो नहीं चाहते। अब देखो दो चीजें हैं इसमें भी, एक तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस चीज को ट्रांसपेरेंट प्रोसेस में नहीं कर रही। दूसरा यहाँ पर जो हमारे क्या बोलते हैं अपोजिशंस है, ठीक है, अपोजिशंस ऑल्दो दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग इन इंडिया, बट हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि उनकी एक आइडियोलॉजी है, और कोई भी काम अगर कोई गवर्नमेंट करेगी तो इंडिया में एक रूल है, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, किसी का भी ऑपोजिशन हो, वो हर चीज को यहाँ पर कहीं ना कहीं अपोज ही करेंगे। फिर वैल्यूएशन इशू, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये करना भी चाहिए। वैल्यूएशन ऑफ इश्यूज क्या है यहाँ पर? जो वैल्यूएशन है वो एक चैलेंज बन जाती है, क्योंकि एंटरप्राइजेस जो है वो कम्पीट नहीं कर रही इफेक्टिवली मार्केट में, एज ब्यूरोक्रेटिक एंड नॉन मार्केट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं, तो इनकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो हमें नहीं पता चल पा रही। फिर लेबर इश्यूज आते हैं, एम्प्लॉइज को डर लगता है कि भाई उनकी जॉब ना चली जाए, वेज कट ना हो जाए, सोशल बेनिफिट जो मिल रहे हैं वो सब खत्म ना हो जाए पोस्ट प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, इसके बाद में लैक ऑफ इंटरेस्ट हमें बायर्स की तरफ से देखने के लिए मिलता है, तो वीक या फिर लॉस मेकिंग पीएसयूज यहाँ पर जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रही होती है बायर्स को, जो कि इनके स्टेक्स खरीद सकते हैं, स्पेशली अगर ये एंटरप्राइजेस जो है वो फाइनेंशियली वेल परफॉर्म नहीं करी, लॉस मेकिंग है। ठीक है, इसके अलावा रेगुलेटरी चैलेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, तो मल्टीपल क्लियरेंसेस की जरूरत है, लॉन्ग अप्रूवल चेंज होते हैं, प्रोसीजर में बहुत ज्यादा डिलेज और स्लो प्रोग्रेस देखने के लिए मिलती है। तो प्रोसेस जो है डिसइन्वेस्टमेंट का, इसमें रेगुलेशन, अप्रूवल प्रोसेसेस, ये सब जो है स्लो डाउन कर देते हैं पूरे प्रोसेस को। नेक्स्ट है लीगल चैलेंजेस। लीगल चैलेंजेस में क्या होगा? जो डिसइन्वेस्टमेंट है ये चैलेंजिंग बन जाती है, बेसिकली इसको हम कोर्ट में भी जाकर चैलेंज कर सकते हैं। तो लिटिगेंट्स जो है वैलिडिटी यहाँ पर सेल की या टर्म्स एंड कंडीशंस की, इनको चैलेंज कर सकते हैं जो कि कंडक्ट की जा रही थी। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, अब यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या होता है। तो देखो ये ना कॉन्स्टिट्यूट किया गया था नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड आपका 2005 में, जिसमें कि जो हमारे डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आ रहा था वो प्रोसीड्स को हम चैनलाइज कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि भाई इनिशियली जो हमारे पास फंडिंग आई थी वो 1814.45 करोड़ रुपीस की थी, जो कि हमने क्या किया था यहाँ पर पीजीसीआईएल एंड आरईसी जो है इनको डिसइन्वेस्ट किया था।
तो जो कॉर्पस था वो यहाँ पर परमानेंट नेचर का था एंड इसको प्रोफेशनली हमें मैनेज करना था ताकि सस्टेनेबल रिटर्न्स जो हैं वो गवर्नमेंट को तो मिले ही मिले, साथ में ऐसा ना हो कि कॉर्पस डिप्लीट कर जाए। अब एनआईएफ जो है वो हमारा आउटसाइड द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मेंटेन किया जा रहा था। तो बेसिकली हमारे पास 2 सीपीएसईस जो थे, पीजीसीआईएल एंड आरईसी, यहाँ से सबसे पहले पैसे आए। तो सेलिएंट फीचर्स क्या है हमारे एनआईएफ के? सबसे पहले तो इसको हम आउटसाइड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मैनेज कर रहे थे। दूसरा, यहाँ पर ये एक परमानेंट कॉर्पस था जिसको हम मैनेज करते थे पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। इसके अलावा यहाँ पर जो 75% इनकम थी वो हमारी सोशल सेक्टर स्कीम जैसे एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट में जाता, और जो 25% इनकम थी वो हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जाती, प्रॉफिटेबल या फिर रिसीवेबल्स जो थे हमारे दूसरे पीएसयूज। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। प्रोसीड्स हमारे डिसइन्वेस्टमेंट से जो हुए उन्हें चैनलाइज किया गया एनआईएफ में, जिसको मेंटेन किया हमने आउटसाइड द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कॉर्पस यहाँ पर परमानेंट नेचर का था, प्रोफेशनली मैनेज करना था, सस्टेनेबल रिटर्न्स हमें गवर्नमेंट को देने थे, एंड यहाँ पर जो सिलेक्टेड पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड्स थे इनको यहाँ पर बोला गया कि आप मैनेज करोगे इस कॉर्पस को। और 75% एनुअल फंड जो था वो हमारा अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम, सोशल सेक्टर स्कीम्स में जा रहे थे जैसे एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट। और जो बचा हुआ 25% था वो यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स, किसी भी प्रॉफिटेबल या फिर रिवाइवेबल जिनको हम रिवाइव कर सकते हैं उन सभी सीपीआईसीज में जाना था, जो कि यहाँ पर एडिक्वेट रिटर्न्स हमें दे सकते हैं। और हम यहाँ पर जो कैपिटल बेस है इसको एनलार्ज कर फाइनेंस या एक्सपेंशन करते या फिर डाइवर्सिफिकेशन करते। ठीक है, तो एनआईएफ कॉर्पस जो था वो यहाँ पर 3 पब्लिक सेक्टर फंड मैनेजर्स आपका मैनेज कर रहे थे। जो इनकम हमें एनआईएफ कॉर्पस इन्वेस्टमेंट से मिली उसको हमने यूटिलाइज किया सिलेक्टेड सोशल सेक्टर स्कीम्स में, जैसे जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन, दूसरा एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम जो आप अभी भी पढ़ते हैं, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, विद्युतीकरण मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन, एक्सेलरेटेड पावर डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म प्रोग्राम, इंदिरा आवास योजना एंड नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसको हम मनरेगा बोलते हैं आज के टाइम में। ठीक है, तो इन सब में हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, इस फंड को यूज कर रहे थे। अच्छा, अब आती है बात रिस्ट्रक्चरिंग की। तो 2009, 2012 और 2013 में यहाँ पर रिस्ट्रक्चरिंग की गई हमारे एनआईएफ की। तो सबसे पहले 2009 में क्या हुआ, जो हमारा कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है इन्होंने बोला कि वन टाइम एग्जाम्पशन दे देते हैं और प्रोसीड्स जो है, जो पैसा आ रहा है वो डायरेक्टली हम सोशल सेक्टर स्कीम्स में लगा देते हैं। क्यों? 2009 की बात हो रही है, 2008-9 में क्या आया था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। तो 5 नवंबर 2009 में सीसीईए ने अप्रूव किया एक चेंज पॉलिसी में कि भाई किस तरीके से हम डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स को यूटिलाइज करेंगे। तो क्योंकि एक डिफिकल्ट सिचुएशन यहाँ पर ग्लोबल स्लो डाउन की वजह से देखी गई थी और एक सीवियर ड्रॉट भी आ गया 2009-10 में, तो वन टाइम एग्जाम्पशन दिया गया कि जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स हैं उनको आप एनआईएफ में अगर डिपॉजिट कर रहे हो तो आप इनको यहाँ यूज कर सकते हो, ताकि यहाँ पर आप इनको बेसिकली जो एग्जाम्पशन था वो ऑपरेशनल कब से कब तक के लिए रहा, अप्रैल 2009 से मार्च 2012 तक। अब जितनी भी डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स थी इस टाइम पर, इस 3 साल के पीरियड में, उनको हमने सिलेक्टेड सोशल सेक्टर स्कीम्स में यूज किया, जिसको अलोकेट प्लानिंग कमीशन या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने किया। अब ये जो 3 साल का एग्जाम्पशन था ये हमारा 2012 में खत्म हो रहा था। ठीक है, लेकिन हमने एक और साल के लिए इसे एक्सटेंड करा क्योंकि पर्सिस्टेंट डिफिकल्ट कंडीशन चल रही थी इकोनॉमी की। अब यूटिलाइजेशन जो हो रहा था डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स का वो कंटिन्यू रहा सोशल सेक्टर स्कीम्स में टिल 31 मार्च 2013। 31 मार्च को क्या खत्म होता है, आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2013 में इसकी मेजर रिस्ट्रक्चरिंग करी गई। तो बोला गया कि जो एनआईएफ प्रोसीड्स हैं इनको हम पब्लिक अकाउंट में भेजेंगे। ठीक है, इसको हम कहाँ भेज रहे हैं, पब्लिक अकाउंट में भेजेंगे, और जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इनका रिकैपिटलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर इक्विटीज जो थी, इक्विटी इन्फ्यूजन हुआ आपके रीजनल रूरल बैंक का, आईएफएससीएल का, नबार्ड, एक्सिम बैंक, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, रेलवे, एटॉमिक पावर यूनिट्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ये मेजर रिस्ट्रक्चरिंग हो गई यहाँ पर एनआईएफ की, और डिसाइड किया गया कि जो डिसइन्वेस्टमेंट्स हैं वो हमारी अब से पब्लिक अकाउंट में जाएंगी अंडर द हेड एनआईएफ, और ये आपकी जो है जब तक विड्रॉ या नहीं हो रही है या तो इन्वेस्ट नहीं की जा रही है तब तक एनआईएफ में रहेंगी।
एंड ये डिसाइड किया गया कि जो NIF है वो हम किस किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं, या तो हमारे पास में जो CPSEs हैं इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज, इनके शेयर्स को हम सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो भी राइट बेसिस पर, ठीक है, ताकि 51% ओनरशिप गवर्नमेंट की बनी रहे एंड यहाँ पर इसको हमें डाइल्यूट नहीं करना पड़े। दूसरा, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की गई शेयर्स की CPSEs की। अब ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होती है, इक्विटीज क्या होती है, मैंने फाइनेंस में पढ़ा रखा है, वहां से आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि जो हमारे प्रमोटर्स हैं एज पर सेबी, आपका ICSD कर एक रेगुलेशन होता है, इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन। तो इन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग है वो अगर 51% से कम नहीं जानी चाहिए इन ऑल केसेस जहां पर CPSE जो है वो फ्रेश इक्विटी रेज करना चाहता है ताकि अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स को मीट कर पाए। फिर इन्होंने बोला कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है इनको रिकैपिटलाइज किया जाएगा और हमारे पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज को भी। इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट किसमें कर रही थी, रीजनल रूरल बैंक, IIFCL, NABARD, एक्सिम बैंक में। इक्विटी इन्फ्यूजन किया गया वेरियस मेट्रो प्रोजेक्ट्स में। इन्वेस्टमेंट करा हमने भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड और यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में। इन्वेस्टमेंट किया गया इंडियन रेलवेज में टवर्ड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है NIIF, जो आपका एग्जाम में भी आया हुआ है UPSC वगैरह में। तो ये आपका एक इन्वेस्टर ओन्ड फंड मैनेजर था जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंकर किया और कोलैबोरेट करा इन्होंने ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ में, ठीक है, तो जैसे FIIs होते हैं वैसे। तो ये इंडिया का पहला सॉवरेन वेल्थ फंड था जिसको सेटअप किया गया 2015 में, और एक इंस्टीट्यूशन था जिसमें हमने बात की कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करेंगे और जो फाइनेंसिंग है वो हमारी कैसे करेंगे, हम ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट और स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसका जो प्राइमरी गोल था वो क्या था कि हम यहाँ ऑप्टिमाइज करने वाले हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट, लार्जली इन्वेस्ट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड फंड्स में। तो अब NIIF के 3 तरह के फंड्स थे। पहला था मास्टर फंड जिसमें हम कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कोर इंफ्रा रिलेटेड प्रोजेक्ट्स थे। फिर आता फंड्स ऑफ फंड्स, तो यहाँ पर जो रेप्यूटेड फंड मैनेजर्स थे उनके थ्रू जो फंड मैनेज हो रहा था उस फंड में हम इन्वेस्ट कर रहे थे। एक फंड ऑलरेडी किसी ने बना रखा है, एक रेप्यूटेड फंड मैनेजर ने, उनके इस फंड में, ठीक है, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन्वेस्ट करेंगे फंड्स मैनेज्ड बाय रिनाउंड फंड मैनेजर्स, यहाँ पर एक एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। एंड फंड ऑफ फंड जो है वो इन्वेस्ट करेगा एज एंकर इन्वेस्टर्स, जिसलिए कि हमारे जो फंड मैनेजर्स हैं वो एक्यूमुलेट करेंगे ज्यादा फंड फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तीसरा है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर फंड, इसमें क्या होगा, इसको रजिस्टर किया गया एज ऑल्टरनेटिव फंड इन्वेस्टमेंट टू, ठीक है। तो AIF आपका इसमें सेकंड वाला आ गया था। बेसिकली हम यहाँ पर क्या कह रहे थे कि इन्वेस्ट करो इक्विटी या फिर इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स में और स्ट्रेटेजिक सेक्टर। तो स्ट्रेटेजिक फंड्स जो है वो इन्वेस्ट करेंगे प्राइमरली आपके इक्विटी या फिर इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स में। एंड यहाँ पर आप सेबी की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए AIF कैटेगरी 2 में इन्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, मास्टर फंड्स में कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स थे जो कोर इंफ्रा रिलेटेड थे, रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पावर, ठीक है। साथ में ये यहाँ पर उन एंटरप्राइजेस में भी इन्वेस्ट कर रहे थे जहां लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट थी एंड ऑपरेट कर रहे थे हम एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में। तो जितने भी हमारे NIIF फंड्स थे वो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की तरह रजिस्टर्ड हैं सेबी के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से अब यहाँ पर हम कुछ और कॉरिडोर्स के बारे में पढ़ेंगे जो अलग अलग कॉरिडोर्स बनते हैं एंड बजट्स में अनाउंस होते रहते हैं। तो ये क्या होता है, देखो एक यहाँ पर ना हमने जोन डिफाइन कर दिया, वो जोन किसी भी शेप में हो सकता है, जिसमें कि हमने बोला कि इसको हम मेजर सिटीज से कनेक्ट करेंगे, पोर्ट से कनेक्ट करेंगे, हाई क्वालिटी मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे जहां पर रोड, रेल, एयरपोर्ट, पोर्ट सब चीजें अवेलेबल होंगी एंड हम मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट यहाँ पर चाहते हैं, ठीक है। तो एक ज्योग्राफिकली डेजिग्नेटेड एरिया है कंसेंट्रेटेड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए। तो हाई क्वालिटी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवे, रेलवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, लॉजिस्टिक हब्स यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ हम प्रमोट करेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अट्रैक्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट और क्रिएट करेंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स जो है अक्रॉस द कंट्री
उन्हें डेवलप कर रही फेस मैनर में एज पार्ट ऑफ नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम। तो अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम एनआईसीपी के बारे में। तो एनआईसीपी क्या है? ये यहाँ पर एक सीरीज ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं अक्रॉस द कंट्री, ताकि हम मैन्युफैक्चरिंग को और प्रमोट करें और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट करना था वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को डेवलप कर कर। तो एक यहाँ पर क्या है, एक कैटलिस्ट की तरह ये एक्ट कर रहा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट की जाएंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करेंगे। अब क्या क्या की ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो इसमें सबसे पहले तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स को हमें डेवलप करना था, डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी थी, स्मार्ट सिटीज को प्रमोट करना था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेकर आनी थी और लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट करेंगे न्यू इंडस्ट्रीज का, एक्सपेंशन करेंगे एग्जिस्टिंग वंस का। डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लेकर आनी थी, तो हाई वैल्यू हाई टेक इंडस्ट्रीज डेवलप करनी पड़ेंगी। प्रमोट करना है, डेवलपमेंट करनी है स्मार्ट सिटीज की, तो यहाँ पर एक हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें अपने वर्कर्स को और उनके फैमिलीज को देनी होगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए लोकल पॉपुलेशन के हमें यहाँ पर क्या करना होगा? जो करेंटली अंडर डेवलप्ड जगह है उन्हें डेवलप करना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए हम एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसेस जो हैं उन्हें अडॉप्ट करेंगे एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन में इंडस्ट्रीज के। अब फंडिंग की बात करते हैं कि भाई फंडिंग कैसे होगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट, जिसे हम शॉर्ट में NICDIT भी बोलते हैं, ये एक एपेक्स कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है प्लानिंग, फाइनेंसिंग एंड मॉनिटरिंग के लिए। इसके थ्रू यहाँ पर फंड प्रोवाइड करेगी, या तो इक्विटी शेयर्स के थ्रू या तो फिर डेट लेगी, ताकि यहाँ पर वर्ल्ड क्लास ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इंडस्ट्रियल नोड्स और रीजन्स में बना पाए, डेवलप कर पाए। ठीक है, एंड स्टेट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो अवेलेबल करेंगे कॉन्टिजियस एंड एनकम्बरेंस फ्री लैंड पार्सल्स। ये एनकम्बरेंस फ्री क्या होता है? कोई भी लीगल यहाँ पर डिस्प्यूट्स इससे रिलेटेड नहीं होने चाहिए। ये सारा रोल किसका है? ये है आपके स्टेट गवर्नमेंट्स का। हम नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट की बात करें तो ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग द डेवलपमेंट, कि भाई किस तरीके से यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का डेवलपमेंट चल रहा है। साथ में यहाँ पर स्टैब्लिश किया जा रहा है ग्रीन फील्ड स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज को। ठीक है, अच्छा, की फीचर्स हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के क्या क्या हैं? तो सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जो हैं वो हमारे फोकस्ड हैं। तो हर एक कॉरिडोर यहाँ पर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज या क्लस्टर्स पर फोकस करेगा, जैसे ऑटोमोटिव, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, या फिर टेक्सटाइल्स। दूसरा यहाँ पर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, तो यहाँ हम हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आएंगे जिसमें ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, पावर ग्रिड्स, वाटर सप्लाई, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब हम प्रोवाइड करेंगे। तीसरा है इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स, तो गवर्नमेंट यहाँ पर ऑफर करेगी वेरियस इंसेंटिव्स ताकि अट्रैक्ट करे बिजनेसेस को इन जोन्स में। जैसे यहाँ पर टैक्स ब्रेक्स दे सकती है, सब्सिडीज दे सकती है, सिंप्लीफाइड रेगुलेशन, साथ में यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है? सस्ते में जमीन दे देगी, है ना। देन यहाँ पर आती है बात नॉलेज एंड इनोवेशन हब की, तो इंसेंटिव्स दिए जाएंगे अगर यहाँ पर आप यूनिवर्सिटीज स्टार्ट करते हो, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस लेकर आते हो या टेक्नोलॉजी पार्क्स बना रहे हो, ताकि इनोवेशन और कोलैबोरेशन फोस्टर हो। फिर बात की गई सस्टेनेबल रिस्क की डेवलपमेंट की, तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जो हैं वो यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करेंगे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन बिल्डिंग, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, हम इन्हें फॉलो करेंगे। तो बेनिफिट्स क्या है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के? सबसे पहले तो एक्सेलरेट करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन को, लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन होगा, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होगी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड इनोवेशन इकोसिस्टम बनेगा। तो जो कंसंट्रेशन है इंडस्ट्रीज की और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की किसी भी एक कॉरिडोर में, वो नॉलेज शेयरिंग, कोलैबोरेशन यहाँ पर फॉस्टर करेंगे, तो इनोवेशन आएगा और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखा जाएगा। हम मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात कर लेते हैं इंडिया में, तो यहाँ पर सबसे पहले आता है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इन इंडिया, जो कि 4 मेजर मेट्रो सिटीज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता को कनेक्ट करता है और प्रमोट करेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को। ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर थाईलैंड में है, तो यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ईस्टर्न रीजन थाईलैंड का इनटू मेजर इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक हब। फिर है हैम्बर्ग ली हावरे कॉरिडोर आपका यूरोप में,
जो कि 2 मेजर पोर्ट सिटीज को कनेक्ट करता है और ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स प्रमोट करता है। देन आता है ग्रेटर बे एरिया इन चाइना, जो कि एक वर्ल्ड क्लास इनोवेशन और टेक्नोलॉजी हब बना रहा है सदर्न चाइना में। तो अब चैलेंजेस क्या क्या हैं हमारे सामने। सबसे पहले तो लैंड एक्विजिशन एंड रिहैबिलिटेशन इश्यूज आते हैं। तो जो डेवलपमेंट हो रही है उसकी वजह से हम देखेंगे कि लैंड एक्विजिशन और डिस्प्लेसमेंट जो है लोकल कम्युनिटीज का, ये कंसर्न रेज करता है सोशल जस्टिस और एनवायरमेंट इम्पैक्ट का। दूसरा हम देखेंगे कि एनवायरमेंटल और सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक की चैलेंज है। तीसरा इफेक्टिव गवर्नेंस, तो कोऑर्डिनेशन और गवर्नेंस बॉटलनेक बन जाते हैं जब हमें ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा ताकि सक्सेसफुली हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को बना पाए। अब इंडिया में जो यहाँ पर कॉरिडोर्स हैं उसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले दिल्ली मेट्रो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जो यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में है। $100 बिलियन का एक प्रोजेक्ट है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड कर रही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको ना थोड़ा थोड़ा अलग से बता देती हूँ, इसे पूरा रीड करने में बहुत टाइम लग जाएगा। दूसरा आता है आपका अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल है, जो कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर आपका बना रहे हैं और ये आपका इकोनॉमिक बैकबोन की तरह काम करेगा। फिर चेन्नई बैंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आपका आंध्र, कर्नाटका, तमिलनाडु के बीच में है और इसको फंड आपका जीका करेगा। फिर आपका आता है ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें कि आपका विजाग चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी आ रहा है। तो ये वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड इसके साथ में रहेगा। तो विजाग जो है यहाँ पर, ये आपका चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर फर्स्ट कोस्टल इकोनॉमिक कॉरिडोर है इंडिया में, ठीक है। फिर आता है बैंगलोर मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो ये कर्नाटका महाराष्ट्र में होगा, सपोर्टेड है ये बाय यूके DMICDC, ठीक है। तो दिल्ली मेट्रो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट जो है और यूके ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ये सब मिलकर यहाँ पर इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो अगर आप IFSCA के लिए भी एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर एग्जिम पॉलिसी आई थी 2000 में, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या कर रहे थे, एक हैजल फ्री, ड्यूटी फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन कर पाए। तो कॉन्सेप्ट आया आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, जिसमें हम एक इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव और हैजल फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं एक्सपोर्ट्स के लिए। तो SEZ क्या है यहाँ पर, SEZ एक टेरिटरी है कंट्री में जो कि टिपिकली ड्यूटी फ्री है और डिफरेंट बिजनेसेस एंड कमर्शियल लॉज जो हैं वो यहाँ पर आपके पास देखने के लिए मिलेंगी ताकि हम इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करें और एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पर क्रिएट करें, ठीक है। सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है वो आपका ज्यादा बेटर एडमिनिस्टर करते हैं इन एरियाज को और यहाँ पर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको भी इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है इसमें आप देखेंगे कि पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है एशिया में वो 1965 में आया था कांडला गुजरात में। 2000 में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर ताकि जो लिमिटेशंस हैं आपके एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की उनको हम ओवरकम कर पाए। इसके बाद में स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट पास हो गया 2005 में और कुछ रूल्स थे हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2006 जो कि आपके यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए गए एंड इंडिया ने क्लोजली यहाँ पर इन रूल्स को चाइना के सक्सेसफुल मॉडल को फॉलो करते हुए बनाया। फिर बोर्ड ऑफ अप्रूवल जो है वो एक एपेक्स बॉडी बनी जिसको हेड करते हैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के थ्रू। तो यहाँ पर हमारे पास में स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट है, इसके कुछ फीचर्स हैं एंड बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हम पढ़ेंगे। तो इसको ना हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो आई थिंक अराउंड 45 मिनट्स का एक क्लास और आपका रहेगा और उसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अगर चैप्टर पसंद आए तो डू लाइक इट एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड द पीपल जो कि एग्जाम दे रहे हैं आइदर UPSC का या फिर RBI का, दोनों के लिए ही ये वीडियो जरूरी है। यू कैन टॉक एंड डिस्कस अबाउट अस ऑन टेलीग्राम एज वेल। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड हमने यहाँ पर एक इनिशिएटिव शुरू किया है जहाँ पर हम एवरीडे आपको 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं जिसका आंसर आप लिखकर यहाँ पर रिव्यू करवा सकते हैं अपने जो भी साथ के एस्पिरेंट्स हैं। अगर आपने पेड इनिशिएटिव लिया है तो ये आंसर्स हम आपको रिव्यू कर देते हैं। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि इस लेक्चर की आपको PDF मिले तो उसके लिए आपको rpacademy.co.in की वेबसाइट पर जाना होगा
या तो फिर आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, बट ये सभी पीडीएफ हमारे पेड कोर्सेज का पार्ट है। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही है, अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।